हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि इस तीसरे चैप्टर में अर्थात तत्वों के वर्गीकरण में क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और इसमें वर्गीकरण क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों समझी गई और सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किया किसने था और किसने आवर्त सारणी को बताया हुआ था। इन सारी चीजों के बारे में आपसे डिस्कशन किया जा चुका है पिछले वीडियो में। जो स्टूडेंट्स अभी उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं या उनके पास तक अभी वीडियो पहुंचा नहीं है तो वो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो उसकी, और उसे आप देखिए और उससे रिलेटेड जो भी कुछ डाउट्स आपके रहते हैं उन्हें जरूर बताइए। तो आज का हमारा टॉपिक जो इस चैप्टर को हम प्रारंभ करते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस से हटा दी गई हैं। यहाँ सीधे हमें आधुनिक आवर्त सारणी पढ़नी है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी आप तब समझ पाएंगे जब उसके थोड़े से बेसिक टर्म्स जो हैं वो आपको समझ में आए ना। तो ये समझिए, एक लेक्चर जो आपको पहला ये यहाँ जो अपलोड किया जा रहा है ये एक एक्स्ट्रा है, मतलब आपके इस 30% सिलेबस कटने की वजह से ना उस पर कहा जा रहा है एक्स्ट्रा है। अदरवाइज ये सिलेबस में पहले से भी इंक्लूड था। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बहुत डीपली नहीं, पिछली क्लास में आप थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं इसे, इसलिए हम थोड़ा सा इस पर ओरल डिस्कशन करेंगे और जो भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पहले हम डोबे-रायनर का त्रिक नियम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ेंगे और फिर जाके मेंडलीव का मूल आवर्त नियम पढ़ेंगे। ठीक से नियम पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं का कोई वर्णन विशेष नहीं करना मुझे यहाँ पे। फिर मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी की बात करेंगे जो कि आधुनिक आवर्त नियम के रूप में जानी जाती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी ही हमें यहाँ पे पढ़नी है, उसी के बारे में और उसकी समस्त जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डोबे-रायनर का त्रिक नियम। डोबे-रायनर का त्रिक नियम, डोबे-रायनर का त्रिक नियम। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है इनका त्रिक नियम डोबे-रायनर का। इन्होंने कहा था यदि तीन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, यदि तीन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यदि तीन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भारों का औसत भार, तो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भारों का औसत भार दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। क्या सुना आपने? पहले यहाँ कहा गया कि यदि तीन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भारों का औसत भार दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। इसे ही तत्वों का त्रिक या ट्रायड कहते हैं। परंतु यह नियम कुछ ही तत्वों पर या इस नियम के द्वारा कुछ ही तत्वों के त्रिक कहे जाए या ट्रायड बनाए जा सके, इसलिए यह नियम असफल हो गया। ठीक है, क्या कहा आपने कि यदि तीन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आपने क्या कहा? यदि तीन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनके पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भार के औसत, जो उसका औसत होता है उसका मान दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या कहा जा रहा है कि भाई यहाँ देखिए आप कि जो पहला सदस्य ये है, तीसरा सदस्य ये है। आप जब यहाँ दिखाते हैं पहले का परमाणु भार 7 है, दूसरे का परमाणु भार 39 है, इसका औसत यानी पदों की यहाँ पे जो योग होती है और उसकी संख्या से अगर डिवाइड करते तो वो ये उसका औसत होता है। तो यहाँ पे आएगा कितना
46/2 जो मिलेगा आपको 23। तो देखिए किसके, दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर या उसके बराबर आता है। तो नियम यहाँ जो बताया जा रहा है वो समझ में आया सबको। पहले क्या कहा गया, यदि तीन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत भार दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। इसे ही तत्वों का ट्रायड कहते हैं या त्रिक कहते हैं। परंतु इस नियम की सहायता से सभी तत्वों के ट्रायड संभव नहीं हो पाए, जिसके कारण से यह नियम असफल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इस नियम को स्पष्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको जानने हैं, जिसके आधार पर आप आधुनिक आवर्त सारणी का महत्व समझ पाएंगे और उसका नियम क्या है वो भी आप जान पाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। अब डोबे नायडू का त्रिक नियम आप जानेंगे। और भी अगर आप दिखाना चाहें तो यहाँ पर एक है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का इसका 35.5, इसका 127, इसका 80 होता है ना। ये आप शो कर सकते हो वहां पे। तो चलिए एग्जाम्पल और भी देख लीजिएगा, आप मिल जाएगा आपको ढेर सारा। मुझे बताया गया कि बस ये टेम्पोररी आपको बताया जा रहा है। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट फॉर्म जो होगा दूसरा, इसको हटा देते हैं। अगला जो आपका है यहाँ पे वो है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड। ये था ट्रायड रूल ऑफ डोबे नायडू। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है, जैसा कि इस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस नियम का जो प्रतिपादन किया था वो जॉन न्यूलैंड ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन जॉन न्यूलैंड ने किया था। ठीक है, तो न्यूलैंड को क्या था, संगीत से काफी अधिक प्यार था, काफी अधिक उससे लगाव था उनका। इसलिए इन्होंने अपना नियम जो है वो संगीत पर आधारित ही बनाया और बताया भी। तो इन्होंने ये कहा कि जिस तरह से हिंदी संगीत के 7वें सुरों में 7वें सुर के बाद जैसे ही 8वां सुर आता है, वैसे ही यहाँ पर तत्वों को यदि बढ़ते हुए प्रमाण भार के क्रम में रखा जाएगा तो हर एक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्या कहा इन्होंने, जिस प्रकार से हिंदी संगीत के 8वें स्वर की पुनरावृत्ति प्रथम स्वर के समान होती है, उसी तरह से प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान होते हैं। ठीक, इनका ऐसा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इन्हें काफी म्यूजिक से काफी अधिक इनका लगाव था, इस वजह से इन्होंने इस पर आधारित नियम बताए थे। तो आइए दिखाते हैं पहले, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, फिर सा। तो क्या कहता है इनका नियम कि यदि 8 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, या आप ऐसे कह सकते हैं 8 तत्वों का नाम ना लेकर किसी तरह से कहिए, यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जिस तरह से हिंदी संगीत के 8वें स्वर की पुनरावृत्ति प्रथम स्वर के समान होती है। यही है न्यूलैंड का अष्टक नियम। यह नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों तक ही लागू हो सका, जिसके कारण से यह नियम भी असफल हो गया। समझे आप? आइए दिखाते हैं हमें। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर इसके बाद यहां पर आपका आता है सोडियम।
उस टाइम अक्रिय गैस ज्ञात नहीं था, इसलिए वहां पे उसका नाम नहीं लिखा जा रहा। जो आप वर्तमान समय में जानते हैं, लेकिन पहले वो ज्ञात नहीं था और पहले के समय में ही ये नियम दिया गया था। आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे आता है पोटेशियम और लास्ट कैल्शियम। तो देखिए क्या हुआ, आपने कहा कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुणों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिस प्रकार से हिंदी संगीत के 8वें स्वर की पुनरावृत्ति प्रथम स्वर के समान होती है। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में आपको। अब देखिए, चूंकि यह नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों पर ही लागू हो सका, इस कारण से यह नियम असफल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद और कई नियम आए थे, जैसे प्राउस्ट का आया था, लोथरमेयर का आया था, लेकिन उस सबकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं रही। अब इसके बाद सीधे हम लोग डिस्कस करते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में। किसके बारे में? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में। इसको एक बार सभी लोग नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद मैं आगे बताता हूं आपको। चलिए, सब नोट कर लिया? हाँ, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इसके जानना जरूरी भी है आपको, क्योंकि ऐसा नहीं डायरेक्टली हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ने लगेंगे। वैसे वर्तमान समय में उसी का ज्यादा रोल है, उसी का महत्व भी है, बट आप इसका बेस अगर जानते रहेंगे तो वो चीजें आपके लिए और इजी हो जाएंगी। चलिए, इसको नोट कर लिया सभी ने ना? इसको देखिए, पॉज करके आप आगे वीडियो को प्ले कर कीजिए, अगर दिक्कत ना हुआ है तो। चलिए, आगे से बात करते हैं आपसे, वो है मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। सिर्फ इसके नियम का डिस्कशन करते हैं आपसे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बहुत विशेष महत्व नहीं, लेकिन अगर चाहेंगे तो आप बता देते हैं, उसको भी हम यहाँ पे एक नियम जान ही लिया जाए। कहीं ये मेंडलीव लिखा रहता है, कहीं मेंडेलीव लिखा रहता है, तो आप जानते रहिएगा। यहाँ पे मेंडलीव की मूल आवर्त नियम या मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी क्या था, पहले ये जान लेते हैं। मेंडलीव के समय जो ज्ञात तत्व थे, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों का ना, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने एक सारणी बनाई, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। तो सबसे पहले ये आवर्त सारणी जिस नियम पर आधारित था, वो था मूल आवर्त नियम। अब मूल आवर्त नियम इनका क्या है, पहले वो जानते हैं। इन्होंने ये बताया था कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इसमें जो होता है, उनके गुण जो होंगे वो एक नियमित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होते हैं। मीन्स क्या कहा जा रहा है, यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति होती है। अर्थात अब आप इसे एक लाइन में कैसे बोल सकते हैं, वो ये है कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर इनके गुण जो होते हैं वो आवर्ती फलन होते हैं ना। समझ में नहीं आई? अच्छा, फिर से सुनिए, क्या कहा गया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अभी आई समझ में बात? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का तात्पर्य आपको पहले वीडियो में बताया भी गया है कि तत्वों का ऐसा गुण जो एक नियमित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होता है। तत्वों का एक ऐसा गुण जो नियमित अंतराल के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती है, वही कहलाती है आपकी आवर्ती फलन। अब जिसे इस सारणी की जो आवर्त सारणी इन्होंने दी थी, मूल आवर्त सारणी जो इन्होंने बताई थी, उसका महत्व क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका नियम समझ में आ गया होगा
क्या बताया गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं इस सारणी की विशेषताओं को। तो मेंडलीव के समय जो मेंडलीव ने अपनी सारणी बनाई थी उनमें 12 क्षैतिज पंक्तियां थी। कितने? 12 क्षैतिज पंक्तियां थी और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। 12 क्षैतिज पंक्तियां थी और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है। और दूसरा इनका क्या था, जो क्षैतिज पंक्तियां थी, 12 क्षैतिज पंक्तियां थी, उनको इन्होंने श्रेणियां कही थी। इन्होंने कहा कि इस आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें श्रेणियां कहते हैं और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक है। अगला इनका क्या था गुण इसका कि तत्वों को, सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया। ठीक है ना। क्या कहा, जैसे आप तत्व को अगर अरेंज कर रहे हैं तो उनका जो सीक्वेंस रहेगा, पहले कम परमाणु भार वाला, उसके बाद फिर अधिक परमाणु भार वाला, ये इन्होंने कहा। फिर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करते समय, सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि समान गुण वाले तत्व एक ही श्रेणी या वर्ग में उपस्थित रहे, जिसके लिए इन्होंने सारणी में कहीं कहीं खाली स्थान छोड़ दिए थे। जिसके लिए इन्होंने सारणी में कहीं कहीं खाली स्थान छोड़ दिए थे। ठीक है, बात समझ में आई पूरी आपको? क्या कहा आपने कि इस सारणी में पहले 12 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें श्रेणियां कहते हैं, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिन्हें वर्ग या समूह कहते थे। फिर इन्होंने कहा कि सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। फिर अगला इनको बताया गया कि तत्वों को व्यवस्थित करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि समान गुण वाले तत्व, समान गुण वाले जो तत्व हैं वो एक ही वर्ग या आवर्त में उपस्थित रहे, मतलब एक ही श्रेणी या वर्ग में उपस्थित रहे। ठीक, उस समय आवर्त की बात नहीं हुई थी। तो आप यहाँ अभी जान चुके होंगे कि इनकी क्या विशेषताएं थी और कमियां इनमें ढेर सारी थी। कमियां उस समय क्या थी, बहुत ढेर सारी थी। तो इन्होंने क्या कहा कि इनकी सारणी में संशोधन किया जाना चाहिए। मतलब एक तरह से देखा जाए कि जब कमियों को उजागर किया गया तो एक मोजले नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि मेंडलीव की सारणी में संशोधन करना अनिवार्य है। और उस समय इन्होंने ये कहा कि हम किसी भी तत्व की स्थिति के बारे में या उसके गुण का निर्धारण जो है वो परमाणु भार से ना करके परमाणु क्रमांक से करते हैं। ये मोजले ने कहा था। मोजले ने ये कहा कि आपके जो मूल आवर्त नियम हैं उनमें कुछ संशोधन करना है। और संशोधन का मतलब ये हुआ कि आप जहां परमाणु भार बोल रहे हैं वहां परमाणु क्रमांक होना चाहिए। तो इसी नियम को संशोधित आवर्त सारणी का नियम भी कहा जाता है या इसे ही आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम समझिए एक तरह से मोजले द्वारा ही प्रस्तावित था। किसके द्वारा? मोजले द्वारा ही प्रस्तावित था। तो जो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी का नियम कहा जाता है वो आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। तो ये चीजें अगर आपसे संशोधित आवर्त सारणी के बारे में पूछा जाए या आधुनिक आवर्त नियम के बारे में पूछा जाए तो दोनों के लिए आप एक ही बता सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ लोग उससे जो आधुनिक आवर्त नियम है जहां परमाणु क्रमांक बोले जाते हैं वहां वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम ये अगर शामिल करना चाहें आधुनिक आवर्त नियम वाला तो ये कहते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और इन्होंने जो आवर्त नियम बताया था, मतलब आधुनिक आवर्त नियम बताए थे, उसी पर आधारित एक आधुनिक आवर्त सारणी बताई गई है जिसमें हम उनकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। यानी कि जो आधुनिक आवर्त नियम है उसी के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है। उस आवर्त सारणी के बारे में उनकी क्या क्या गुण हैं, क्या उनकी विवेचनाएं की गई हैं, उनमें क्या कमियां हैं,
उनके जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आधुनिक आवर्त नियम जो अभी आपको बताया गया, ये मोजले के द्वारा 1913 में दिया गया था, जो मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में संशोधन करके बनाया गया था। नियम में एक बार फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, क्या बताया मैंने कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, ये आधुनिक आवर्त नियम है और आधुनिक आवर्त नियम पर ही इनकी सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। हम इनके कितने वर्ग होंगे, कितने आवर्त होंगे, इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस वर्ग में कैसे गुण आते हैं तत्वों के, कैसे इसमें से तत्व को बताएंगे, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। और इसका ये नियम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना है और आगे केमिस्ट्री में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। आपकी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एटम्स पढ़ने के लिए या केमिस्ट्री पूरी पढ़ने के लिए उसमें आवर्त सारणी का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए आप सभी लोग ये वीडियो अधिक से अधिक जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि अगला वीडियो सभी लोग देखने आए या उसको देखें। ठीक है, और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, बार बार आपसे कहा जाता है, उनमें इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और नए व्यूअर्स जो आते हैं चैनल पर, उन्हें ये कहा जाता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बगल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।